आज की बात हम चर्चा करेंगे सीवान के बारे में और उस AK-47 से चली गोली के बारे में, जिसकी चर्चा संसद तक में हुई। संसद में भी जबरदस्त हंगामा हुआ कि आखिर आप AK-47 कैसे चला सकते हैं प्रदर्शनकारी छात्रों पर। इस पूरी चर्चा का केंद्र सीवान बन गया। सीवान जो कभी शहाबुद्दीन के लिए जाना जाता था, सीवान कई वजहों से चर्चा में रहता है, लेकिन अब जो घटना हुई वो छात्रों के प्रदर्शन को लेकर हुई। आज हम बातचीत करेंगे उमर इरशाद से। उमर इरशाद तेज तर्रार पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो सीवान के रहने वाले हैं और इस घटना को उन्होंने कवर किया था और वहां उस एक्टिविटी को ध्यान से देखा था। तो आज हम समझेंगे कि असल में उस दिन हुआ क्या था। जरा उमर एक बार जरा पूरा विस्तार से बताइए। जी जी जी, ये घटना दिल्ली के जंतर मंतर से जब बिहार में आई तो बिहार में 25 जुलाई को पूरे बिहार बंद का आह्वान किया गया था ऐसा, और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पूरे बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन सिवान में जेपी चौक से होते हुए गांधी मैदान में जाना था, जिसके बाद से 25 जुलाई को पुलिस एक दिन पहले यानी कि 24 जुलाई को फ्लैग मार्च करती है, सिवान के आला अधिकारी और सिवान की पूरी प्रशासन। लेकिन जब 25 जुलाई को जब पूरे बिहार बंद का आह्वान किया गया था, उस समय स्थिति तब बिगड़ गई जब शांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रदर्शनकारी जा रहे थे जेपी चौक से होते हुए गांधी मैदान, लेकिन अचानक के भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी की जाती है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सिवान पुलिस पूरी तरीके से इसमें एंट्री करती है। पहले तो हल्का फुल्का लाठीचार्ज होता है, फिर 10 आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। लेकिन जो आप एक वीडियो देखे होंगे जो AK-47 से गोली जो चल रही है, वो घटना पहले हवाई फायरिंग की गई 4 राउंड। सिवान पुलिस के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 4 राउंड पहले हवाई फायरिंग की गई। वो घटना सिवान के जेपी चौक से 10 कदम अंदर की तरफ जो AK-47 से जब गोली चलती है। लेकिन इस मामले में सिवान एसपी खुद आकर के बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि एक दिन पहले वहां पे हत्या हुआ था, उसी के सूचना पर DIU की टीम वहां से जा रही थी, जिसके बाद से AK-47 जब वो प्रदर्शनकारी पर नियंत्रण करने के लिए गोली फायर किया गया। लेकिन जो लड़के आप देखेंगे, 3 लड़के उसमें घायल हुए थे, आरिफ, बुलेट अंसारी और एक यूपी का आकाश कुमार। ये 3 लड़के उसमें घायल होते हैं, जिससे घायल 3 युवक से मिलने के लिए तेजस्वी यादव, बड़े बड़े नेता और आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा भी वहां पे जाती है पटना। लेकिन जब ये पूरा विवाद बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें सामने आती है। इस पूरे मामले में पुलिस के जवान भी घायल होते हैं। डीएम ने साफ तौर पर कहा कि AK-47 चलाने का हम लोग के तरफ से आदेश यानी कि ऑर्डर नहीं दिया गया था। उमर, लेकिन सवाल तो ये है ना, बड़ा गंभीर सवाल ये है कि प्रशासन की नाक के नीचे AK-47 फायर हो रही है और आप चाहे भले ही बाद में कहते रहो कि भाई हमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, जनता ने देखा, वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। अब आप ये तो नहीं कह सकते हो नहीं चली, चली तो है। और वो आदमी कहां से आया, कहां गया, ये तो सवाल तो है। ये सवाल तो गायब नहीं हो जाएगा कि आप इतना लापरवाही है कि एक आदमी कहीं और जा रहा होता है, सेना फोर्स का आदमी और सैनिक बल का आदमी, और वो कहीं और AK-47 फायर कर देता है। ये सवाल तो पैदा होता है। मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि सीवान में इसे लेकर क्या चर्चा है, इस कार्रवाई को लेकर। सिवान में इस कार्रवाई को लेकर के कहीं लोग नाराज दिख रहे हैं तो कहीं लोग पुलिस के समर्थन में बता रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से जो आपको वीडियो में दिख रहा था पुलिसकर्मी, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक इसमें पूरे मामला है। लेकिन जो आप गोली की बात अगर हम कर लें तो जो गोली 3 युवक को लगी थी, उस तीनों युवक का हमारे पास पूरा विवरण है। उस चीज को हम आपको बढ़िया से समझाएंगे कि तीनों युवक को गोली कब और कहां किस तरीके से लगी थी। जो पहले आरिफ है, जो 17 वर्षीय आरिफ है, और आकाश कुमार 22 वर्षीय हाफिज चौक के पास, ये 2 लोग घायल होते हैं। और जो तीसरा है वो जेपी चौक से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित वहां पे घायल होता है। हम लोग जहां पे थे, हालात इतने गंभीर हो गए थे अशरफ जी कि आपको जिस तरीके से जो हालात थे, चारों तरफ से पत्थरबाजी चल रही थी, पुलिस हालात को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के गोले दागती है कि इस पूरे स्थिति को पुलिस कंट्रोल कर सके। एक बात बताओ, वो तो सब ठीक है, फायरिंग क्या कोई मामूली बात होती है क्या आप इसे जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं फायरिंग होनी चाहिए? नहीं, फायरिंग होनी चाहिए नहीं, क्यों, तो जांच का विषय है कि उन्हें आदेश कौन दिया। लेकिन डीएम ने बताया,
सुनिए, सवाल सवाल साफ और सीधा है कि क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं कि जो फायरिंग हो गई थी, फायरिंग तो फायरिंग है, फायरिंग बहुत बहुत गंभीर मामला होता है। तो फायरिंग अगर ये कहाँ से लोगों को गोलियां लगी, डेफिनेटली फायरिंग हुई है, फायरिंग हुई है। तो आप ये मान रहे हैं कि पुलिस ने जो किया वो सही था? नहीं नहीं, पुलिस ने जो किया वो सरासर गलत था कि फायरिंग एक लास्ट स्टेज होता है, फायरिंग करने का आदेश नहीं होता है। लेकिन डीएम श्रीमान डीएम विवेक रंजन मैत्री ने बताया कि फायरिंग का आदेश किसी को नहीं दिया गया था। तो फिर फायरिंग कैसे हो गई? वो स्वयं फायरिंग की है, लेकिन डीएम ने जिसे जस्टिफाई किया, डीएम ने इस चीज को बताया और एसपी ने बताया कि फायरिंग का आदेश नहीं दिया गया था। लेकिन तो अभी जांच चल रहा है उसमें। नहीं, बड़ी बड़ी हैरानी की बात है कि फायरिंग हो गई है, आला प्रशासन ये कह रहा है आदेश नहीं था। तो फिर ये किसके आदेश पर गोलियां चली हैं और ये 3 बच्चे घायल हो गए हैं? विवाद चाहे जो भी रहा हो, गोली तो छात्रों पर चली है, ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न है ना। और जी जी AK-47 से गोली चली है, ये बात सही है। आप जो कह रहे हैं कि जो दिख रहा है कि उसका एंगल थोड़ा ऊपर की तरफ है, लेकिन फायरिंग तो हुई है, इसमें कहीं कोई जी दो राय नहीं फायरिंग है। की। उसमें से जी जी AK-47 में से गोली निकलती नजर आ रही है। तो अब अगर हम ये कहें कि नहीं हुआ, हुआ तो है, लेकिन आप ये एक सिंबल भी है, तो AK-47 चलाना बड़ा बेहद गंभीर मामला है। ऐसा क्या आफत गिर रही थी कि आपने AK-47 तक चलवा ली, और अब आप कह रहे हो कि नहीं वो कहीं और जा रहा था, कहीं और से उसने ये गोली चलाई? तो कुल मिला के ये सारी चीजें बड़ी। अच्छा, दूसरी एक बात और मुझे बताइए कि ये जो डीएम ऑफिस है उससे कितनी दूर है जिलाधिकारी कार्यालय से? ये पूरी घटना जो है जिलाधिकारी कार्यालय से कितनी दूर हुई होगी? वहां से लगभग हाफ किलोमीटर होगा आधा जहां पे किलोमीटर गोली भी नहीं? चली है ना। जी, हाँ। जो फर्स्ट राउंड गोली चली, जो फर्स्ट राउंड वो नगर परिषद के ठीक सामने, यानी कि वहां से करीबन 400 मीटर की दूरी पर डीएम और एसपी कार्यालय है, यानी कि नहीं, ये तो समानालय है। नहीं नहीं, मेरा मेरा प्रश्न ये है कि गोलियां चल जाती हैं। अच्छा, छात्र कितने इकट्ठा हुए थे वहां पर उस दिन? कितने छात्र रहे पूरे होंगे वहां पर? छात्र, जी जी, अगर अनुमान लगाया जाए तो 1000 से ऊपर छात्र होंगे। 1000 से ऊपर छात्र? तो 1000 जी, से ऊपर छात्र थे तो इस असेंबली का कुछ पता नहीं लगा? आप तो रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपको अंदाजा होगा। क्या प्रशासन को पहले से ऐसा आपको लगा कि प्रशासन को शायद अंदाजा नहीं था कि इतने लोग जमा हो जाएंगे, इतने छात्र जमा हो जाएंगे? नहीं नहीं, जो जो छात्र संघ का जो था वो लोग वहां पे आवेदन दिए हुए थे कि हम लोग का अच्छा। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन है। अच्छा, पुलिस का छात्रों ये से हमारी कहना। बात हुई। हाँ, छात्रों का जी क्या जी जी, कहना है? छात्रों का कहना है कि ये गलत हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, पुलिस ने गोली चला दिया इस तरीके से। तो हाँ। कई छात्रों का बयान भी वायरल हुआ था। अच्छा, इसमें कितने छात्र अरेस्ट हुए थे या सब छोड़ दिए गए हैं? नहीं नहीं, कुछ सब अरेस्ट सब हुए हैं तो सबको यहाँ सब, देखिए पूरे इसमें 100 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें 40 लोग समथिंग ईटीसी को जेल भेजा गया था। लेकिन कल कल देर शाम तक सबको रिहा कर दिया गया। जी 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 जी। तो उमर, अभी क्या माहौल है? छात्र क्या मतलब आपको लग रहा है कि वैसा ही कुछ तनाव है या मामला डिफ्यूज हो गया है? अब इस तरह की कोई छात्र आंदोलन की चर्चा नहीं है, क्या माहौल है सीवान में? अभी तो माहौल सामान्य तरीके से है, लोग अपने सामान्य तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस भी काफी अलर्ट मूड पे है। टाउन में फ्लैग मार्च किया जा रहा है समय समय पर। नगर थाना पुलिस कह लें या यूं कह लें कि जितने भी टाउन के आसपास के जो थाना क्षेत्र में जो थाने की गश्त जो गाड़ी है वो लगातार पुलिस पेट्रोलिंग पे है। अभी चर्चा चल रहा है क्योंकि 2 लोग तो वहां से डिस्चार्ज हो गए, जो 3 लोग घायल हुए थे वो दो दो लोग वहां से डिस्चार्ज हो गए हैं, लेकिन एक का अभी तक वहां पे इलाज चल रहा है। अच्छा, ये मुझे ये बताइए कि उमर, जो बच्चे घायल हुए थे उनके वर्जन क्या है? उन्हें किसने गोली मारी? उन्होंने कुछ इस पर रिएक्शन दिया कि क्या हुआ था घटना में? उन उसमें से एक छात्र का बयान सामने आया था, उसने कहा कि मुझे पुलिस ने गोली मारी। अच्छा, उसने ये कहा पुलिस ने जी गोली मारी। तो इसमें जी जी देखिए, गोली तो चली है और पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है। अब पुलिस का एक वर्जन है, वो इसको कहा जा सकता है कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। लेकिन सवाल ये है कि 1000 छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने जानकारी भी दी कि हम प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसा जी क्या जी हुआ कि आप गोली चलाने लगे? इतना गंभीर मामला हुआ कि आप बात बात पर गोली चलाएंगे? दोस्त दर्शकों, मैं ये और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छात्रों के प्रदर्शन पर जो गोली चली है, ये अकेला सीवान का मामला नहीं है, और भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर फायरिंग हुई है।
छात्रों के प्रदर्शन के दौरान फायरिंग हुई है, लेकिन ये गंभीर प्रश्न है कि क्या हम अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते? क्या वो इतना गंभीर मामला था कि हमें अपनी बंदूक की नाल खोलनी पड़े और फायरिंग करनी पड़े? क्या ये गंभीर मामला नहीं है? ये एक ऐसी बात है जिसमें AK-47 तक की चर्चा हो गई। अच्छा उमर, एक बात और मैं पूछूंगा, क्योंकि आप उस इलाके को अच्छे से जानते हैं और मैं भी वहां गया हूं, तो उसका एक मिजाज का थोड़ा मुझे अंदाजा है। AK-47 की चर्चा सीवान में नई नहीं है, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए, AK-47 की चर्चा कब कब हुई है पिछले 3-4 सालों में? AK-47 की चर्चा ये नहीं जो आपने बताया, साफ तौर पे हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, जब यहाँ के सीवान के एसपी हुआ करते थे मनोज कुमार, तो वहां पे रईस खान के घर छापेमारी होता है और AK-47 हथियार बरामद होती है। कई तरह की बंदूकें मिलती हैं वहां पे, बुलेट प्रूफ जो वॉकी टॉकी वो मिलता है, कई तरह की इक्विपमेंट मिलती है। लेकिन AK-47 की चर्चा सीवान के लिए मुझे नहीं लगता जी, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है कि ये नई नहीं है। कुछ दिन पहले रईस खान के ऊपर भी AK-47 से ही हमला हुआ था। अच्छा, थोड़ा तो हमारे दर्शकों सीवान की के जानकारी के लिए लिए थोड़ा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, रईस खान कौन है जिनके ऊपर AK-47 से हमला हुआ और किस पर आरोप लगे? देखिए, AK-47 से जो हमला हुआ, तो रईस खान के ऊपर जो हमला हुआ, तो उसमें आरोप रईस खान ने साफ तौर पे कहा था कि शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा ने हमला करवाया। लेकिन जब इस तरह की जांच हुई, तब उसमें उसामा साहब का नाम बिल्कुल नहीं आया। लेकिन उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। चवन्नी सिंह जो पूर्व में ही यूपी स्टेट पुलिस ने उसे इनकाउंटर में ढेर कर दिया, उसकी मौत हो गई। तो AK-47 ये सीवान के लिए नई बात नहीं है। कुछ दिन पहले सीवान से कुछ ही दूरी पर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअल से आगे जो वहां पे AK-47 से रईस खान के ऊपर हमला होता है, और फिर रईस खान के पास से भी है AK-47 की बरामदगी होती है। तो ये नहीं, सीवान के लिए AK-47 क्या क्या ये बरामदगी क्या पुलिस ने अपने घोषित तौर पर दिखाई थी क्या अपने रिकॉर्ड में? जी, पुलिस ने साफ तौर पे इससे पूरे मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और साफ तौर पे सीवान के एसपी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि रईस खान के पास से, उनके गिरोह के पास से AK-47 बरामद किया गया है। जी 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 जी। तो दोस्तों, आपने उमर इरशाद साहब को सुना। उमर इरशाद साहब ने आप बड़ी डिटेल जानकारी दी कि सीवान में उस दिन क्या क्या हुआ था और AK-47 पर सरकार का वर्जन क्या है, और वहां जो गोलियां चली हैं वहां पर छात्रों का वर्जन क्या है। आपने उमर को सुना और बड़ी डिटेल विस्तार से उन्होंने इस गहराई से इस चीज की जानकारी दी। तो दोस्तों, आज की बात में ये चर्चा यहीं तक। उमर साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए और इस गंभीर चर्चा के लिए, इस शानदार जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज की चर्चा थैंक यहीं यू तक। सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी नई शख्सियत के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। थैंक यू।